हेलो एवरीवन, मैं धर्मजीत सेन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में जानेंगे। थेल्स थ्योरम क्या होता है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। थेल्स थ्योरम को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है, जिन्हें हम पहले जान लेंगे। वेलकम एवरीवन टू द थेल्स थ्योरम। Before starting Thales theorem, some important basic concept, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी कंसेप्ट है जो थेल्स थ्योरम को समझने में मदद करेगी। तो मेरा यहाँ पर 5 बेसिक कंसेप्ट है जिनकी सहायता से हम थेल्स थ्योरम को समझेंगे। अगर ये पांचों पॉइंट को पहले अच्छी तरह से जान लेंगे तो थेल्स थ्योरम को समझने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं वो 5 बेसिक कंसेप्ट क्या है। मेरा पहला नंबर पॉइंट है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का ऊंचाई। दूसरा नंबर पॉइंट है रिलेशन बिटवीन बेस एंड हाइट, मतलब त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के बीच किस प्रकार का संबंध है। तीसरा नंबर पॉइंट है पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखाएं। चौथा नंबर पॉइंट है फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। और पांचवा पॉइंट है क्लास 9 थ्योरम, मतलब क्लास 9 का एक थ्योरम है जो थेल्स थ्योरम को सिद्ध करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इन्हें पांचों पॉइंट को पहले हम जान लेंगे, उसके बाद हम थेल्स थ्योरम को शुरू करेंगे। तो एक एक करके ये पॉइंट को पहले समझते हैं। मेरा पहला जो पॉइंट है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का ऊंचाई। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और यह तीनों प्रकार के त्रिभुज का ऊंचाई किस प्रकार होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे पहला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज का एक फिगर है और इसका डेफिनेशन देखते हैं कि 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री है, इसलिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। और अगर इस त्रिभुज में अगर इस भुजा को हम अगर व्यास मान लेंगे, मतलब आधार मान लेंगे, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये वाला होगा। तो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरा ये वाला होगा। तो ये त्रिभुज का ऊंचाई कहलाता है। क्योंकि ऊंचाई क्या होता है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब सम्मुख शीर्ष से लंबवत दूरी, उस भुजा पर लंबवत दूरी ही त्रिभुज का ऊंचाई कहलाता है। इसलिए अगर ये भुजा आधार है और इसका सम्मुख शीर्ष अगर ये है तो उसका लंबवत दूरी ये वाला है, इसलिए ये त्रिभुज का ऊंचाई कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज का ये ऊंचाई है। अब दूसरा मेरा जो ट्रायंगल है वो एक्वेट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज का चित्र है और इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रायंगल इन व्हिच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्वेट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसे त्रिभुज जिसमें प्रत्येक अंत कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों अंत कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में ये वाला भुजा अगर हम आधार मान लेंगे तो इस भुजा के सम्मुख शीर्ष ये वाला होगा, ये वाला सम्मुख शीर्ष होगा और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर दूरी ये वाला होगा। तो ये त्रिभुज का ऊंचाई कहलाएगा।
ये दोनों जो अभी मेरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है कि ऊंचाई जो होता है इनसाइड द ट्राइंगल होता है, मतलब त्रिभुज में ही निहित होता है। अब मेरा तीसरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये वाला एक अधिक कोण त्रिभुज है और इसका डेफिनेशन क्या होता है ना, ए ट्राइंगल इन व्हिच वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मतलब ऐसे त्रिभुज जिसमें एक अंत को 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे यहाँ का कोण जो है इस त्रिभुज में 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर इस भुजा को हम अगर आधार मान लेंगे, व्यास मान लेंगे, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स मेरा ये वाला होगा और इस ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा इधर आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे यहाँ तक बढ़ा दिया तो अभी ये मेरा व्यास हो जाएगा और इस पर एक अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स से खींचेंगे तो ये वाला होगा, इसलिए ये इस त्रिभुज का ये ऊंचाई कहलाएगा। तो अभी हम क्लियरली इसमें देख रहे हैं कि इसका जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर होता है, मतलब आउटसाइड द ट्राइंगल। तो मेरा यहाँ दो केस बना, पहला और दूसरा में इनसाइड द ट्राइंगल होता है हाइट, और इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। अब मेरा थेल्स थ्योरम में ये वाला फिगर और ये वाला एक्यूएट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये दोनों ही थेल्स थ्योरम में यूज होगा। तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से याद रखना है। अब मेरा दूसरा क्या बोल रहा है, बेस चेंज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का आधार चेंज होने पर ऊंचाई किस प्रकार चेंज होता है, परिवर्तित होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मेरा ए बी सी कोई ट्राइंगल है और अगर BC अगर क्या है, व्यास है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। अगर ये BC भुजा व्यास है, अगर इसको हम चेंज करके अगर AC को हम व्यास बना देंगे तो AC को अभी हम नीचे करना पड़ेगा, इसलिए हम त्रिभुज को एक बार इस टाइप से रोटेट कर देते हैं, तो मेरा AC क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता इस टाइप से होता, मतलब B से ऐसे होता। तो जैसे मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्रकार होगा BD। तो हम क्या देखें कि BC मेरा पहले आधार था, तो ऊंचाई तब क्या हो रहा था, AD हो रहा था। अभी अगर आधार BC को चेंज करके अगर AC आधार बना दिया जाए तो उसका ऊंचाई AD से बदलकर BD बन जाता है। फिर अगर आधार AC को चेंज करके AB को आधार बनाते हैं तो त्रिभुज एक बार और रोटेट कर देंगे तो AB मेरा नीचे आ जाएगा, AB नीचे आ गया। तो उस समय उसका ऊंचाई किस प्रकार होगा, ये C से D की ओर होगा, C से D की ओर। तो हमने क्या सीखा कि त्रिभुज का आधार चेंज होने पर ऊंचाई भी चेंज होता है, परिवर्तित होता है। इसको भी याद रखना जरूरी है, ये भी कंसेप्ट थेल्स थ्योरम में उपयोग होगा। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है ना, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं क्या होता है। जिस इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द लाइन व्हिच मेंटेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। बोल रहा है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी बना रखता है और नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे ये जो दो रेखा है, ये दो रेखा हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखा है और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है, मतलब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है
ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, और इसको अगर हम और आगे भी बढ़ा देंगे तो इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा और ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है। यही समांतर रेखा का कंसेप्ट है। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कंसेप्ट क्या है ना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मेरा कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का अगर ये आधार है और अगर ये ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब मेरा एक थ्योरम है क्लास 9 का, और थ्योरम क्या है ना, ट्राइंगल बीइंग ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब क्या बोल रहा है ना, त्रिभुज अगर एक ही आधार और समान समांतर रेखा के बीच अगर स्थित होगा तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जैसे मेरा यहाँ पर ये वाला और ये वाला दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच अगर हम ABC एक ट्राइंगल है और DBC कोई दूसरा ट्राइंगल है इस समांतर रेखा के बीच, और अगर दोनों ही ट्राइंगल BC आधार पर स्थित है, BC आधार पर स्थित है, तो इस थ्योरम के अनुसार इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एरिया ABC इक्वल टू एरिया DBC। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने में हमारी मदद करेगा। आइए हम अब थेल्स थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होता है ना। थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेयों और शॉर्टकट में बीपीटी थ्योरम बोला जाता है। ये अगर थेल्स थ्योरम परीक्षा में किस टाइप से आ सकता है ना, थेल्स थ्योरम क्या है ये भी आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है ये भी हो सकता है, आ सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है। या अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं तो प्रमेयों 6.1 के नाम से भी आ सकता है। या कभी कभी इसका जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसे सिद्ध करें। तो आइए अब हम स्टेटमेंट की ओर आगे देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है, एक फिगर के साथ समझते हैं। जैसे मेरा ABC कोई ट्राइंगल है, तो बोल रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लिया जाए मेरा एक भुजा BC है और इसके समांतर एक रेखा ड्रॉ किया जाए। जैसे हम एक रेखा DE ड्रॉ कर दिए इसके समांतर में। अब क्या बोल रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का जो और अन्य दो भुजा है जैसे AB और AC, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे AB भुजा को DE बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद करने से AB भुजा और AC भुजा दो भाग में भाग हो जाता है। जैसे AB भुजा AD और DB के रूप में भाग होता है और AC भुजा AE और EC के रूप में भाग होता है। क्या बोल रहा है ना, अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। बोल रहा है ये विभाजित होने का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये मतलब AD बाई DB इक्वल AE बाई EC ये होना चाहिए। ये थेल्स थ्योरम कहता है, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। क्योंकि मेरा कोई भी थ्योरम होता है वो 4 स्टेप में सिद्ध होता है। पहला स्टेप क्या होता है, गिवन होता है
मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, और दूसरा स्टेप होता है प्रूफ, मतलब हमको क्या सिद्ध करने बोल रहा है उसको प्रूफ बोला जाता है। तीसरा स्टेप, अगर हम मेरा जितना दिया है उससे अगर हम थ्योरम को अगर साबित नहीं कर सकते हैं तो तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जिसको रचना बोला जाता है। और चौथा स्टेप, जब हम देखें कि मेरा थ्योरम अब साबित कर सकेंगे तो हम अब प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रमाण की ओर, मतलब थ्योरम को सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो मेरा गिवन में क्या दिया है ना, ए ट्राइंगल एबीसी इन व्हिच ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी intersect the other two sides AB and AC at point D and E respectively। क्या बोल रहा है ना, जैसे ABC कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में DE क्या है, BC के पैरेलल कोई रेखा है, तो DE क्या है, ये BC जो है भुजा इसके पैरेलल कोई रेखा है। जो अन्य दो भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करती है, कट करती है। मेरा इतना दिया है। अब इससे हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अब चूंकि हम मेरा इस थ्योरम को हम किस आधार पर प्रूव करना चाहते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर, तो हम देखते हैं कि AD बाई मेरा DB है और AE बाई EC ये हमको प्रूव करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऊंचाई नहीं है। AD से लेकर त्रिभुज तो है, जैसे ये वाला ADE, लेकिन यहाँ पर कोई ऊंचाई नहीं है, तो हमको ऊंचाई ड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, BD को लेके कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता है, तो हम BE को मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, और EC को लेके भी कोई ट्राइंगल नहीं बनता है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो मेरा ट्राइंगल बन जाएगा। अब मेरा थर्ड पॉइंट जो रचना करने वाले हैं अभी, कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे ना, ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। B और CD को मिला देंगे और DM AC पर लंब खींचेंगे और EN AB पर लंब खींचेंगे। तो जैसे मेरा ये पहले से ही दिया था फिगर, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो नीचे से कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो हम BE को पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे BE को मिला दिए, अब CD को भी मिलाना है, CD को मिला दिए। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो ऊंचाई का होना जरूरी है, इसलिए हम DM परपेंडिकुलर AC मतलब DM AC पर लंब खींच देंगे और EN जो है AB पर लंब खींच देंगे, EN AB पर लंब खींच दिए। अब मेरा जो ये जो फिगर बना, ये मेरा कंप्लीट फिगर है, इसकी सहायता से हम थेल्स थ्योरम को सिद्ध कर पाएंगे। तो अब चौथा नंबर स्टेप, प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रूफ। तो कैसे करना है देखते हैं। जैसे मेरा अभी कंप्लीट फिगर ये आ गया है और इसी फिगर को सहायता से हम थेल्स थ्योरम को सिद्ध करेंगे। वी हैव एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और थेल्स थ्योरम को साबित करेंगे। तो आप कैसे करेंगे ना, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल ADE देख रहे हैं, ये ट्राइंगल के साथ एक बार नीचे वाला ट्राइंगल BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर ऊपर वाला सेम रहने देंगे, ADE ट्राइंगल सेम रहने देंगे, लेकिन नीचे वाला BDE के जगह अभी CDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे, तब मेरा थ्योरम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अभी यही करने वाले हैं, तो करते हैं, चलिए। तो एरिया ADE बाई एरिया BDE इक्वल टू, इस सूत्र के आधार पर 1/2
अगर 1/2 अगर ADE ट्राइंगल में अगर AD अगर आधार है तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो 1/2 AD इंटू EN हो गया। अब नीचे वाला ट्राइंगल जो BDE है, BDE है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये वाला अगर आधार है तो इसका ऊंचाई क्या करेगा, बाहर लाई करेगा। तो ये इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, जो हम थ्योरम शुरू करने से पहले ही इसको समझ चुके हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का आधार आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। तो इसका आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 DB इंटू क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, EN हो गया। अब 1/2 ऊपर नीचे कट गया और EN कट गया, तो मेरा क्या बचा, AD/DB मेरा बच गया। हेंस इक्वेशन 1 इसको दे दिए। अब हम क्या करेंगे, एरिया ADE को सेम रहने देंगे। अब नीचे वाला ट्राइंगल BDE की जगह हम क्या करेंगे, CDE ले लेंगे। एरिया ADE बाय एरिया अभी CDE का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इक्वल टू उसी सूत्रों के आधार पर क्या हो जाएगा, अगर हम अभी ऊपर वाला ट्राइंगल AD आधार के जगह अगर हम AE आधार मान लेंगे तो उसका ऊंचाई बदलकर DM हो जाएगा। हमने पढ़ लिए हैं कि आधार किसी त्रिभुज का आधार चेंज होने पर उसका ऊंचाई चेंज हो जाता है। तो अभी AE अगर आधार है तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 AE इंटू DM होगा। अब CDE में अगर EC अगर हम आधार लेंगे तो चूंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका ऊंचाई क्या करेगा, बाहर लाई करेगा, मतलब आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, बाहर होगा। तो EC का ये जो ट्राइंगल है इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM होगा। तो 1/2 EC इंटू DM होगा। अब 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, मेरा बचेगा क्या, AE by EC। हेंस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं कि एरिया ADE और एरिया ADE ऊपर में बराबर है, लेकिन नीचे वाला एरिया BDE और एरिया CDE ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इन दोनों को हम किसी तरह बराबर कर देंगे तो मेरा इक्वेशन 1 और 2 बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार बराबर कर पाते हैं। तो जैसे मेरा अभी फिगर इस टाइप का है कि जो BDE ट्राइंगल है और CDE जो ट्राइंगल है CDE, ये दोनों ही ट्राइंगल DE आधार पर स्थित है। DE आधार पर BDE ट्राइंगल है और CDE ट्राइंगल भी DE आधार पर स्थित है। तो ये दोनों ट्राइंगल का आधार एक ही है और दोनों ही DE और BC समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इनका ये दोनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी को हम अभी लिखेंगे। बट द ट्राइंगल BDE and CDE being on the same base DE and between same parallels DE and BC, क्या बोल रहा है, क्योंकि ट्राइंगल BDE और CDE एक ही आधार है DE और समान समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एरिया BDE इक्वल टू एरिया CDE, इक्वेशन 3। और ये कौन सा थ्योरम के आधार पर बराबर हुआ, ना द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बोल रहा है कि ये कक्षा 9 का थ्योरम है कि त्रिभुज अगर एक ही आधार और समान समांतर रेखा के बीच स्थित होता है तो उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अब मेरा इक्वेशन 1 और 2 में जो नीचे वाला बराबर नहीं था, अब इक्वेशन 3 से ये वाला भी बराबर आ गया। तो मेरा इक्वेशन 1 और 2 और 3 से इक्वेशन 1 और 2 का जो वैल्यू होगा वह भी बराबर हो जाएगा। Therefore, from equation 1, 2 and 3 we have AD by DB equal to AE by EC।
हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, मेरा थ्योरम सिद्ध हो चुका है। अगर आप लोग को ये थ्योरम अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमको आगे जाकर इस टाइप का एजुकेशनल वीडियो आप लोग के लिए बना सकें। थैंक यू।